आज़ादी से लेकर आज तक इस देश में दो तरह के लोग रहे हैं। एक वे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को आपस में बांटकर एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहते हैं। और दूसरे तरह के वे लोग हैं जो देशवासियों में भाईचारा, प्रेम और चाहते हैं कि लोग एकजुटता के साथ रहें। दोस्तों, इसी के लिए इस देश में बहुत सारी फिल्में बनाई गईं और उन फिल्मों का उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों में नफ़रत बढ़ाई जाए, लोगों को तोड़ा जाए, लोगों में आपसी वैमनस्य बढ़ाया जाए, घृणा बढ़ाई जाए। उसी कड़ी में 2001 में एक फिल्म आई जिसका नाम था गदर, और उसमें कहानी को बहुत ही बढ़ा दिखाया गया। उसमें दिखाया गया कि एक पंजाबी रहता है और उसको एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है। फिर बाद में वो लड़की पाकिस्तान चली जाती है। फिर वो अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने बच्चे के साथ पाकिस्तान पहुंच जाता है। फिर वो पाकिस्तान जाता है, फिर वहाँ पर वो बहुत तोड़फोड़ मचाता है, वहाँ पे अकेला सारे पाकिस्तानियों से लड़ जाता है। फिर बाद में अपनी पत्नी को छुड़ाकर वो फिर वापस भारत लेकर चले आता है। दोस्तों, ये कहानी एकदम झूठी है। इस कहानी में कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है, जबकि हमारे सामने इस तरीके से इस कहानी को पेश किया गया कि ये कहानी सच्ची है और सच्ची घटना पर आधारित है, जबकि जो सच कहानी है वो बिल्कुल इसके उलट है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमारे देश के लोग आंख बंद कर इस कहानी पर भरोसा करते हैं और उनको लगता है कि ये कहानी सही है और ये सत्य घटना पर आधारित है, और इसके लिए वे बहुत सारे तमाम लोगों को दोषी मानने लगते हैं और लोगों से घृणा करने लगते हैं। और हमारे देश के लोगों को एक फंटेसी में जीने की आदत भी है दोस्तों। इसीलिए हम कोई भी ऐरा गैरा आता है और कोई भी कहानी लेकर आता है और बताता है कि ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, और हम बिना सवाल जवाब किए उसको मान लेते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बौद्धिक लोग हैं, लेकिन कोई भी एक नहीं सामने आता और ये नहीं बताता कि ये जो कहानी दिखाई जा रही है ये झूठ पर आधारित है। झूठ पर नहीं, सरासर झूठ पर आधारित है और पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। दोस्तों, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे एक किताब है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, और हिंदी में इसको कहेंगे आज़ादी आधी रात को। इसको लिखा हुआ है डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने। और दोस्तों, ये किताब बहुत ही मज़ेदार है। इस किताब के आखिरी पन्नों पर, हालांकि इस किताब में भारत की आज़ादी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, इसको मैं किसी और दिन आज मैं उस कहानी पर बात करूंगा जिस कहानी पर गदर फिल्म बनाई गई थी। इस कहानी के इस बुक के लगभग आखिरी पड़ाव पर आते आते ये इस कहानी का जिक्र आता है, जिसमें बताया गया है कि बूटा सिंह नाम का एक 55 वर्षीय पंजाबी रहता है और वो अपने खेत में काम करते रहता है। तब तक एक लड़की पीछे से दौड़ती हुई आती है और उसके पीछे खड़ी हो जाती है, और जब उसका ध्यान उस लड़की की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक पंजाबी दौड़ते हुए चले आता है। और वो लड़की को देखकर उसको समझ में आ जाता है कि इस लड़की को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है, मारा गया है, उसका बलात्कार किया गया है। फिर वो लड़की और उस पंजाबी के बीच में आ जाता है और वो पूछता है उससे कि इस लड़की को छोड़ने का वो क्या लेगा। तो वो कहता है कि इसके लिए वो 1500 रुपये लेगा। वो अपने घर पर जाता है और वो खुशी खुशी उसको 1500 रुपये दे देता है और उस लड़की को मुक्त करा लेता है। इसके बाद वो उस लड़की के साथ रहने लगता है। फिर बाद में उस लड़की से वो शादी करता है जिसका नाम ज़ैनब रहता है। फिर इसके बाद शादी के 11 महीने बाद उसको एक बेटी पैदा होती है। फिर इसके बाद उसकी जो ज़िंदगी थी, जो उसका पारिवारिक जीवन था, वो चलने लगता है धीरे धीरे। लेकिन इसी के साथ ही जो उसके परिवार में जो उसके भतीजे रहते हैं, उनको ये लगने लगता है कि जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, अब वो इनको नहीं मिलेगी। तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र करता है उसके साथ में, उस बूढ़े पंजाबी के साथ में। वो 55 साल का रहता है और वो मुस्लिम लड़की जो है 17 साल की रहती है। उनके बीच में काफ़ी अंतर रहता है, 37 या 35 साल का लगभग अंतर रहता है इसमें। लेकिन उन लोगों ने शादी कर लेती है, फिर बाद में वो लोग रहने लगते हैं। फिर होता यह है कि पाकिस्तान की सरकार और भारत की सरकार के बीच समझौता होता है कि जितने भी शरणार्थी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जो महिलाएं हैं वो जा सकती हैं और वो अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करती है। जो भारत आना चाहती हैं वो भारत आ सकती हैं।
तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर उस अगर पाकिस्तानी एम्बेसी को खबर कर देते हैं और वहाँ के अधिकारी आते हैं और जैनब को उठाकर लेकर शरणार्थी कैंपों में चले जाते हैं। वो बूढ़ा सिख एकदम अकेला रह जाता है। वो लगातार कैंपों में जाता है और अपनी पत्नी से मिलते रहता है। फिर एक दिन वो अचानक दिल्ली जाता है और वो मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेता है, जबकि फिल्म में बताया गया है कि उसने जब उससे पाकिस्तान में पूछा जाता है कि क्या तुम मुस्लिम धर्म ग्रहण करोगे, तो वो मना कर देता है या शायद हाँ कहता है, जो भी रहा हो, लेकिन वो जाकर मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेता है। इसके बाद फिर वो आता है और पाकिस्तानी एम्बेसी में जाता है और वो पाकिस्तान की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद वो फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, उसका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। और यहाँ कैंप में तब तक पाकिस्तानी अधिकारी जैनब के परिवार वालों की खोज करते हैं और 6 महीने बाद उसके परिवार के लोग मिल जाते हैं और वो पाकिस्तान चली जाती है। आखिरी समय में वो अपनी पत्नी से मिलता है, बूढ़ा सिख। वो उसको पकड़कर रोता है और पाकिस्तान जाते समय जैनब उससे वादा करती है कि वो हिंदुस्तान ज़रूर आएगी उसके पास और उसके अपने बच्चे के पास। और उस टाइम जैनब और उस बूटा सिंह को एक बेटी पैदा हुई थी, जो लगभग मुझे लगता है कि 9 साल करीब हुई होगी, जो है 9 7 8 जो भी साल की रही हो। तो वो उसको और बूटा सिंह को यहीं पर छोड़कर वो पाकिस्तान चली जाती है। और फिर इसके बाद कुछ दिन बाद बूटा सिंह किसी तरीके से पाकिस्तान पहुंचता है और वो अपनी बेटी को लाहौर छोड़कर अपनी पत्नी यानी जैनब का घर खोजने निकल जाता है। और जब वो जैनब का घर खोज लेता है तो वहाँ पर पहुँचता है और बताता है कि ये मेरी पत्नी है, इसे मुझे दे दिया जाए। लेकिन जैनब के घर वाले और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर बूटा सिंह को बहुत मारा पीटा। चूँकि वो बॉर्डर क्रॉस करके आया था, पाकिस्तान में गया था, तो इसीलिए उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। जब वो जज के सामने पेश होता है तो वो जज से बहुत मिन्नतें करता है, गिड़गिड़ाता है कि एक बार उसकी पत्नी को उसके सामने लाया जाए। वो उससे पूछना चाहता है वो उसके साथ हिंदुस्तान चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर वो ना बोल देगी तो वो चुपचाप चला जाएगा। जज को उसकी बात पर दया आ जाती है और वो जैनब को बुलाती है अपनी कोर्ट में। जैनब कोर्ट में आती है और जब जज ने उससे पूछा कि तुम इस आदमी को पहचानती हो, तो जैनब ने हाँ कहा। पूछा ये कौन है, तो उसने बताया कि ये मेरा पहला शौहर है। और इसके बाद उसने अपनी बेटी को भी पहचाना। फिर बूटा सिंह ने उससे फिर पूछता है, सवाल करता है कि क्या तुम उसके साथ यानी बूटा सिंह के साथ हिंदुस्तान चलेगी जैनब। तो जैनब ना बोल देती है और क्योंकि जैनब के ऊपर उसके परिवार वालों का दबाव रहता है, उसके रिश्तेदारों का दबाव रहता है। जो ये बात जैनब का ना कहना ही बूटा सिंह को बहुत शॉकिंग लगता है और वो पीछे के साइड गिर पड़ता है। लड़खड़ा कर वो फिर उठता है और जैनब से जो है फिर कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बेटी से अलग रहो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास मैं अपनी बेटी को छोड़ जाना चाहता हूँ, तुम इसे अपने साथ रखो। वो नहीं चाहते रहता है कि एक बेटी उसकी माँ से अलग रहे। और उसके पास कुछ पैसे थे, वो अपनी जेब से निकालता है और जैनब को देना चाहता है। जैनब पैसे को नहीं लेती है और ना ही वो अपनी बच्ची को साथ ले जाना चाहती है। वो मना कर देती है। फिर वो बूढ़ा सिख जिसका दिल टूट चुका था, अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और चुपचाप बिना पीछे मुड़े वो अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाता है, कोर्ट से बाहर निकल जाता है। वो जाता है, एक मज़ार रहती है, वहाँ वो रात बिताता है। उस मज़ार पर वो पूरी रात रोते रहता है और उसकी बेटी जो है बगल में खंभे से लगकर सोती है। इसके बाद बूटा सिंह सुबह होते ही बाज़ार जाता है, अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदता है, चप्पलें खरीदता है, फिर उसको लेकर सीधा स्टेशन की तरफ जाता है
और अपनी बेटी से कहता है कि बेटा अब तुम अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाओगी। इसके साथ ही जैसे ही स्टेशन पे पहुंचता है, सामने से ट्रेन आती हुई दिखाई पड़ती है। ट्रेन अपनी सीटी बजाती है और जैसे ही वो समीप आती है, बूटा सिंह अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और उसे चूमता है और उसको गले लगाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर ट्रेन के सामने छलांग लगा देता है और इत्तेफाक ये रहता है कि बूटा सिंह वहीं मर जाता है ट्रेन के नीचे कटकर। लेकिन उसकी बेटी को एक खरोच भी नहीं आता है, वो बच जाती है। इसके बाद बूटा सिंह की लाश को लेकर जैनब के गांव में जाया जाता है, लेकिन जैनब के गांव वाले, उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदारों ने लोगों को वहाँ उसकी लाश को दफन नहीं करने दिया। तो फिर जो पाकिस्तानी लोग थे वो उसकी लाश को लेकर चले आते लाहौर। और इन सब सारी चीज़ों के बीच में बूटा सिंह की कहानी काफ़ी हिट हो जाती है। वो मीडिया से लेके पेपरों में काफ़ी छाई रहती है और जिससे पाकिस्तानियों का दिल उसके साइड काफ़ी मतलब दिली लगाव हो गया था। तो बूटा सिंह की लाश को लेकर वो लाहौर जाते हैं और वहाँ उसे दफनाते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी कहानी इतना ज़्यादा हिट हो गई थी, ये धीरे धीरे जो है जैनब के ख़ानदान वालों को, उसके शौहर को ये अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके घर वालों ने गुंडों को भेजकर बूटा सिंह की कब्र को खुदवा देते हैं, जिससे पाकिस्तानियों में एक आक्रोश आ जाता है। और इसके बाद बूटा सिंह की कब्र को फिर से और भी बड़ी कब्र, वहाँ पर और भी बड़ा जो है मज़ार बनाया जाता है। उसकी कब्र पर एक बड़ा मज़ार बनाया जाता है और लोग उसको बहुत ही सम्मान से देखने लगते हैं। और उसकी सुरक्षा के लिए जो मुस्लिम लड़के रहते हैं वो उसके रखाने के लिए रात भर जागते हैं, उसका पहरेदारी करते हैं। और इस तरह से कहानी का अंत होता है बूटा सिंह की मौत के साथ ही। और सबसे दुखद ये चीज़ रहा है और सबसे मार्मिक जो है, बूटा सिंह ने जो पत्र अपनी पत्नी के नाम लिखा, उसको पढ़कर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। और मैं चाहता हूं कि उस पत्र में जो बूटा सिंह ने अपनी पत्नी के लिए लिखा था, उसको मैं हूबहू पढ़ना चाहता हूं। बूटा सिंह ने लिखा कि मेरी प्यारी जैनब, तुमने भीड़ की आवाज़ सुनी, लेकिन वो आवाज़ कभी सच्ची नहीं होती। फिर भी मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। मेरी लाश अपने गांव में दफन करवा देना और कभी कभी मेरी कब्र पर आकर एक फूल चढ़ा जाया करना। ये रही बूटा सिंह की कहानी। और इसी के साथ मैं बूटा सिंह की बेटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि बूटा सिंह की बेटी को वहीं एक पाकिस्तानी ने गोद लिया और फिर इसके बाद बूटा सिंह की बेटी ने एक लीबिया के निवासी से शादी की और वहीं पर वो बस गई। ये रही भारत के एक सिख बूटा सिंह की कहानी, जिसको तोड़ मरोड़ कर गदर में पेश किया गया और एक प्रेम कहानी को एक अराजकतावादी कहानी में परिवर्तित कर दिया गया। और जिसको लोगों को प्रेरणा देने के लिए प्रस्तुत करना था, बनाना था जिस पर पिक्चर, उसको घृणा फैलाने के लिए, द्वेष फैलाने के लिए काम में लाया गया। हमारे देश में ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो फिल्मों के माध्यम से भी देश में जहर फैलाना चाहते हैं, घृणा फैलाना चाहते हैं, लोगों को तोड़ना चाहते हैं, लोगों को एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। दोस्तों, हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। हम सब भारतवासी एक हैं और हमारा खून एक है, इसलिए हमें किसी भी ऐरी गैरी फिल्म के चक्कर में या प्रोड्यूसरों के चक्कर में या कहानीकारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो है सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।